यहाँ पर अगर हम ग्रुप ए की बात करें तो वहां पर बायर्न और कोपेनहेगन का जो ड्रॉ हुआ है उसने कुछ खास मदद करी नहीं है मैनचेस्टर यूनाइटेड की। तो अल्टीमेटली सवाल ये खड़ा हो जाएगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑलरेडी चैंपियन लीग से बाहर हो गया। अब देखो इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर इस मैच की क्या हाइप थी और कितना मैच ये खरा उतरा। देखो अगर एक बार को हम ये टैक्टिक वैक्टिक्स को अगर साइड करें ना, तो मेरे को लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस गैलाटासरे का मैच डेफिनेटली भाई इस सीजन का ऑलरेडी टॉप 3 में आ चुका है। मतलब इट वॉज कंप्लीटली केओस, टैक्टिक्स और लेजिट फुटबॉल के बेसिस पे तो जीरो है। लेकिन अगर एंटरटेनमेंट की बात करें या फिर चाय पॉपकॉर्न की बात करें तो उसमें 10 में से 10 नंबर पूरे तरीके से मिलने चाहिए। अच्छा, एक यहाँ पर अनपॉपुलर कहो, स्पॉइलर कहो या फिर फैक्ट कहो, मैं बताता हूँ गैलाटासरे सिर्फ इसलिए फेमस है और गैलाटासरे को सिर्फ इसलिए थ्रेट माना जाता है और इसलिए अंडरडॉग माना जाता है क्योंकि उनका स्टेडियम एटमॉस्फेयर काफ़ी बड़ा रोल निभाता है। चाहे हमने कल के मैच में भी देख लिया, पहले के मैचेस में भी देखा है, तो उनका मेरे को लगता है कि यहाँ पर फैंस एटमॉस्फेयर इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको आप 12th मैन मत कहो, उसको स्टार्टिंग 11 में डाल दो आप। असल में बात यहाँ पर ये है कि ये टीम अटैकिंगली और टैक्टिकली तो बहुत ही ज़्यादा ओवरऑल अगर टैक्टिक्स की बात करोगे तो गई गुजरी टीम है। बस ये कल एक्सपोज इसलिए नहीं हुई क्योंकि सामने मैनचेस्टर यूनाइटेड थी। अगर कोई और टीम होती तो वो उसको पक्का एक्सपोज कर देती। देखो टैक्टिक्स के मामले में यहाँ पर कल का मैच इतना ज़्यादा खराब था कि दोनों टीम्स को अटैक भी ठीक से नहीं करना आ रहा था, डिफेंड तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। और सही बात बताऊँ तो मैनचेस्टर यूनाइटेड जीतना डिजर्व भी करती थी क्योंकि उन्होंने खेला भी उसी तरीके से था। लेकिन अल्टीमेटली फिर आप स्कोर लाइन पे बात करते हो और उसके पीछे क्या कारण हुए ये हम आपको बताते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर अटैकिंग और किस तरीके से यूनाइटेड ने गेम को स्टार्ट किया, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। पहले कुछ मिनट में यूनाइटेड जिस तरीके से करनी चाहिए थी उसी तरीके से स्टार्ट कर रही थी। ना ज़्यादा फ्रंट फुट पे थी, ना ज़्यादा बैक फुट पे थी, आराम से इक्वली आप कह सकते हो कि थोड़ा थोड़ा शेयर यहाँ पर पोजीशन का दोनों टीमों को मिल रहा था। लेकिन ये चीज़ कंफर्म हो गई थी गैलाटासरे किस तरीके से यहाँ पर अटैक करने वाली है और उनका प्लान क्या होने वाला है। अच्छा, यहाँ पर आप खुद सोचो कि इतना एटमॉस्फेयर हाइप है, इतना यहाँ पर आप कह सकते हो कि हॉस्टाइल इन्वायरमेंट है, इतना प्रेशर है। ऐसे में यहाँ पर यूनाइटेड का पहला गोल आता है काउंटर से और दूसरा गोल आता है स्क्रीमर से। अब देखो दोनों ही अगर इवन इफ मान के चलेंगे यूनाइटेड के सिस्टम ऑफ प्ले की वजह से नहीं आए, तुक्के की तरीके से आ गए, जादूगरी कर दी। लेकिन यही चीज़ वो मूवमेंट्स होते हैं जहाँ पर सामने वाली टीम का पूरा मोराल किल हो जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इसके इमीडिएट बाद ही यहाँ पर हकीम जियेश ने गोल स्कोर कर दिया। लगभग 10 मिनट का टाइम लगा था उसको गोल स्कोर करने में, जो कि मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, ज़्यादा ओनाना की भी गलती नहीं थी और ज़्यादा यहाँ पर यूनाइटेड की भी गलती नहीं थी। तो एक तुक्का गोल आ गया, लेकिन वो एक गोल था जो कि गैलाटासरे को एक होप दे रहा था। आप 2 गोल की लीड पे जा रहे हो और आप एकदम से अल्टीमेटली 10 मिनट के अंदर अगर अपनी लीड गंवा रहे हो तो सामने वाली टीम को होप मिलेगा। और इस एनवायरनमेंट में तो होप एक ऐसी चीज़ है जो कि देनी ही नहीं थी। यहाँ पर प्रॉब्लम असल में क्या आती कि अगर हम पहले गोल की बात करें, दूसरे गोल की बात करें या फिर तीसरे गोल की बात कर लो, गोल इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि यूनाइटेड कहाँ मार रही है, कैसे मार रही है, किस पे मार रही है, कौन मार रहा है, कौन स्कोर कर रहा है, किस सिचुएशन में स्कोर कर रहा है, किस टाइम पे स्कोर कर रहा है। एक चीज जो कि कॉन्स्टेंटली नहीं थी वो था कंट्रोल। कंट्रोल था ही नहीं। और इसीलिए अगर आप गैलाटासरे की बात करोगे तो गैलाटासरे ने शुरू से लेकर आखिर तक जो चीज करी वो उसको वही कर रहे थे। वो डिफेंडर से या फिर मिड से बॉल आगे निकाल रहे थे डायरेक्टली मोरो इकार्डी को, जिसका गेम टू बी वेरी ऑनेस्ट बिलो एवरेज ही गया। मेरे को नहीं लगता है मोरो इकार्डी ने कुछ ज़्यादा इसमें खास करा। मर्टेंस का गेम भी अच्छा रहा, लेकिन जो गेम चेंजर था वो हकीम जियेश था। नॉट बिकॉज कि उसने यहाँ पर फ्री किक से 2 गोल स्कोर कर दिए, बट बिकॉज कि वो यहाँ पर जो डेड बॉल है या फिर जो लेफ्ट लेग है उसका, उससे जो क्रॉसेस डाल रहा था वो दिक्कत थे। असल में यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर गैलाटासरे की बात करें तो गैलाटासरे इस गेम में कम से कम 3 या 4 गोल से हारनी चाहिए। क्योंकि इवन इफ अगर आप उनके अटैकिंग सीक्वेंस की बात करो, लेकिन अगर आप विंग बैक के नाम पे हकीम जियेश को डाल दोगे और उधर से आप एंजेलिनो को डाल दोगे, जो कि अटैकिंगली ठीक है लेकिन डिफेंसिवली तो भाई बोई थका हुआ है। मतलब विल्फ्रीड ज़ाहा ट्रैक बैक नहीं कर रहा, एंजेलिनो ट्रैक बैक नहीं कर रहा। तो ओवरऑल जब भी यूनाइटेड अटैक मारती थी ऐसा लगता था कि अब तो गोल स्कोर हो सकता है, और यूनाइटेड हमेशा नंबर्स में कमिट करती थी। देखो यहाँ पर आप कह सकते हो ब्रूनो फर्नांडिस है, होयलैंड है, गर्नाचो है, डेफिनेटली यहाँ पर स्कॉट मैकटोमिने है, इतने सारे प्लेयर्स थे। सही बताऊँ तो एंटनी भी एक टाइम पे अपने 1v1 में बीट कर रहा था। बट ऑफकोर्स स्कोर लाइन 3-3 है और उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर आप कह सकते हो ओनाना भी है। लेकिन ओनाना से पहले मैं तुमको नेगेटिव बताता हूँ कि कहाँ दिक्कत है। देखो दिक्कत ये है कि मिडफील्ड ही नहीं है। माइनो आया, माइनो के बाद कंपोजर भी आया और समझ गए थे कि ठीक है भाई अभी तक हम क्या लैक कर रहे थे। आमराबाद ठीक है, बट उसमें कासिमिरो के फर्स्ट सीजन वाली डिस्ट्रॉय वाली अभी भी एट्रीब्यूट्स नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पर मिडफील्ड में इतना प्रोग्रेशन हो रहा था गैलाटासरे का कि उनको मतलब मैं बता सकता हूँ दिल्ली मेट्रो की एक नई ब्रांच खुल सकती है।
इतनी स्पेस थी वहाँ मिडफील्ड में। दूसरी चीज़ थी कि आप गेम को ही नहीं कंट्रोल कर रहे, आप एक नहीं बल्कि 2 बार 2 गोल की लीड पाए थे। पहला आपने 2-0 करा और उसके बाद आपने 3-1 करा था, लेकिन उसके बावजूद भी आप गेम को किल नहीं कर पाए, आप अपने पास पोजीशन नहीं रख पाए, आप यहाँ पर गैलाटासरे के प्रेस को इनफेक्टिव नहीं कर पाए। आप पिंग पोंग खेल रहे थे। उसके पीछे का रीज़न ये था क्योंकि आप वही करना चाह रहे थे जो कि गैलाटासरे चाहती है कि आप करें। देखो गैलाटासरे को तो पता था कि वो होंगे, वो डेफिनेटली यहाँ पर एक्सपोज होंगे। उनकी टैक्टिक्स ही इस तरीके से बिल्डअप हुई थी कि वो कुछ भी नहीं कर सकते थे उस स्पेस को कवर करने के लिए, जो कि है वो लास्ट में जब उसने सब्स्टिट्यूट करे उसके मैनेजर ने, तब जाके वो चीज़ें निपटी हैं। इसी के साथ यहाँ पर लिंडेलॉफ की परफॉर्मेंस भी खराब आई है। देखो अब देखो लिंडेलॉफ की परफॉर्मेंस जब जब खराब आएगी तब तब वरान का सवाल उठेगा, वरान का डिबेट आएगा और आना चाहिए भी। आप अगर इतने बड़े मैचेस में इतने कॉन्फिडेंटली कहते हो कि मेरे को लिंडेलॉफ ही चाहिए, लिंडेलॉफ का लेफ्ट लेग वरान के लेफ्ट लेग से ज़्यादा बेटर है, तो भैया देखो आप फिर डिबेट को चैलेंज कर रहे हो एंड देन यू आर चैलेंजिंग योरसेल्फ एज वेल। दूसरी चीज़ थी आपका अटैकिंग सीक्वेंस नहीं कैसे होगा जब आपके पास फर्स्ट प्रोग्रेशन में डिफेंस में ठीक है मैग्वायर है, आपके पास यहाँ पर लूक शॉ है, लेकिन सेकंड में कौन है? कोई भी नहीं है। सेकंड में कोई नहीं है, ब्रूनो डीप आ रहा है लेकिन उसका काम नहीं है डीप माना। वो अगर ड्रॉप डीप करेगा तो आगे कौन होगा? क्योंकि उसके पास डेफिनेटली उसने अपने गोल्स के प्रूव कर दिया कि उसके पास उसका फायर जो स्कोरिंग एबिलिटी है वो वापस आ चुकी है। ही इज़ नाउ कॉन्फिडेंट और वो लीड करना चाहता है फ्रॉम द फ्रंट, आप उसे बैक पे खिला रहे हो। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि भैया आप टेम्पो तो आपने कभी कंट्रोल ही नहीं करा, आप टेम्पो ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे। खैर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नेगेटिव नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर एलिफेंट इन द रूम की, हाथी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर ओनाना की बात कर लेते हैं। देखो यार तुमको पता है कि मैं किसी भी इंडिविजुअल मिस्टेक पे ज़्यादा एम्फसाइज नहीं करता, उसके पीछे सिंपल सा रीज़न है। वो सिंपल है कि भाई देखो यार गलती सबसे हो सकती है और किसी भी टाइम पे हो सकती है, बट आई थिंक ओनाना पे बोलना अब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ओनाना एक ही गलती को बहुत बार कर सकता है। आप कहते हो कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हम ये नहीं कर रहे, हम वो नहीं कर रहे, सब चीज़ एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये चीज़ भी बिल्कुल कंप्लीटली एग्रीड है कि इस बार का चैंपियन लीग कैंपेन यूनाइटेड का भाई ने सिंगल हैंडेडली ठोक दिया, मतलब बिल्कुल ही थूक दिया, उस पर मूत दिया भाई। और मूत के उसने जो माइकल जैक्सन का ब्रेक डांस करा उसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन यहाँ पर ओनाना की दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि ओनाना जिस चीज़ में एक्सेल करता है वो है अलग है, लेकिन उसके आड़ में हम ये भूल गए कि ओनाना की शॉर्ट स्टॉपिंग एबिलिटी ये चीज़ इंटर में नहीं रेप्लिकेट हो रही थी। इंटर में वो ऐसे एरर नहीं कर रहा था, अगर करता तो यूनाइटेड खरीदती ना। इंटर में वो ऐसे लाइक ऐसा मीम मटेरियल नहीं था, ऐसा वो गेम नहीं हरवा रहा था, बल्कि क्लच कर रहा था। इमीडिएटली यूनाइटेड में आके क्या हो गया मेरे को नहीं समझ में आ रहा। कोई इंजरी नहीं हुई, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई, वो कॉन्फिडेंट भी है बंदा, वो बंदा कॉन्फिडेंट भी दिखता है, मतलब फिर भी टीम को लीड करता है, जो कि अच्छी चीज़ है। उसके बाद भी भाई जिस तरीके से गोल कंसीड कर रहा है, मतलब हर ही गेम में उसने एक आधा गोल तो कंसीड ऐसा करा ही है जो कि बेकार है। गैलाटासरे के अगेंस्ट होम पे तो इकार्डी के अगेंस्ट कर दिया था, उसके बाद यहाँ पर कर दिया वो विल्फ्रीड ज़ाहा वाला गोल, फिर बायर्न के अगेंस्ट गोल, मतलब सारे ही गोलों में कहीं ना कहीं उसने एक ऐसी एरर दी है जो कि अगर डेविड दे होता तो डेफिनेटली ना होता। अब ये मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ कि क्योंकि डेविड दे को हम बॉल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमेशा क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन हम ये भूल जाते थे कि भाई वो शॉर्ट स्टॉपिंग में कितना बढ़िया था। खैर पॉजिटिव्स थे, और पॉजिटिव मैं बताता हूँ। सबसे पहला तो ये था कि भाई देखो लूक शॉ के साथ टीम बहुत डिफरेंट खेलती है और लूक शॉ की कमी खली थी और लूक शॉ वापस आया तो एक अलग डायनामिज्म आया है। लूक शॉ गार्नाचो एक विंग पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सो इमेजिन लूक शॉ रैशफोर्ड किस तरीके से खेलेंगे। स्कॉट मैकटोमिने के साथ पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, लेकिन आप कह सकते हो कि टेन हैग सिर्फ एक चीज़ के बलबूते पे उसको लेके आ रहा है और वो चीज़ वो अल्टीमेटली कर देता है, उसकी शूटिंग एबिलिटी। जो गोल्स उसने स्कोर करा वो भी अच्छा था, लेकिन उसके साथ एक आधा गोल शॉट और था जो कि गोल में कन्वर्ट हो सकता था। साथ में यहाँ पर गार्नाचो कॉन्स्टेंट थ्रेट है। दो गेम्स में लगातार उसने 2 ऐसे गोल्स मारे हैं जो कि उसका कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा बूस्ट करेगा। एंड अगेन ये वरान लिंडलॉफ होता रहेगा, लेकिन मैग्वायर की परफॉर्मेंस एक बार फिर बहुत ज़्यादा सही थी। येस मैग्वायर और लिंडलॉफ एज अ यूनिट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, बट ओवरऑल इट वॉज गुड। बात करते हैं यहाँ पर रियल मैड्रिड वर्सेस नेपोली की, और मैं सही बताऊँ तो 3 शब्दों में पॉजिटिव एंड लिटिल नेगेटिव। भाई मेरे को कल का गेम बहुत बढ़िया लगा रियल मैड्रिड, मतलब इससे ज़्यादा मैं एज ए डिप्लीटेड स्क्वाड की बात करूँ या फिर कॉन्स्टेंटली वही टीम खेल रही है, कॉन्स्टेंटली वही टीम जो परफॉर्म कर रही है, कंसिस्टेंटली उसी गेम प्ले को और ज़्यादा रिफाइन अब यहाँ पर रियल मैड्रिड करती हुई दिख रही है। और मेरे को लगता है कि रियल मैड्रिड ने अपना दूसरा गियर या फिर नेक्स्ट गियर में आ गई है। देखो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि आप 1-2 हफ्ते के अंदर यहाँ पर जो आपकी डिफेंसिव लैप्सेस है उसको कवर कर दोगे, और नॉट सो तब जब आपकी टीम है ही नहीं कंप्लीट, नहीं चुआमेनी नहीं है, कामाविंगा नहीं है, इधर मिलिटाओ नहीं है, कोर्तोआ नहीं है,
तो इनके साथ यहाँ पर डिफेंसिव वल्नरेबिलिटीज थी, तो इनके बिना तो होगी। तो उस चीज़ पे तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेयर कर सकता हूँ कि ठीक है, टीम से इतना भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको कंधे पे बिठाया तो मूती दो। बट सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये थी कि मैंने नेपोली से बहुत एक्सपेक्ट किया था और जिस पे उन्होंने थोड़ा सा डिलीवर भी किया, बट अल्टीमेटली देवर लैक ऑफ आइडियाज। मतलब आइडियाज थे ही नहीं उन पे कि रियल मैड्रिड को किस तरीके से यहाँ पर हर्ट करना है। दो चीज़ जो मेरे को सबसे ज़्यादा खटक रही थी, पहली चीज़ तो ये थी कि क्रॉसेस से हम निपट ही नहीं पा रहे। मतलब रूडिगर, आलाबा एज अ यूनिट, या फिर अगर मैं बात करूँ रूडिगर, आलाबा, मेंडी, कारवाल को मैं इसलिए डाल रहा क्योंकि कारवाल, यस वो विंग उसका है, लेकिन कारवाल पे अटैकिंग अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा आती हैं और उस पर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अल्टीमेट जब तक वापस आता है तब तक तो भाई यहाँ पर क्रॉस वॉस डल के गोल वोल हो लेता है। ठीक है, अगेन उसमें फिर मैं यहाँ पर क्रूज को भी इसलिए नहीं डाल रहा बिकॉज चूहा में नहीं होता तो ये वो कर देता, बट क्रूज से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता। क्रूज का बॉडी लैंग्वेज भी हमेशा ऐसा डिस्ट्रॉयर वाला कभी रहा ही नहीं है, और दिस इज द रीजन वाई हमको वाल्वर्दे और क्रूज एज अ डबल पिवट खेलने देखने को मिल रहा है, क्योंकि भाई उसको पता है अंसेलोटी को कि वाल्वर्दे को हेल्प कर देगा। वाल्वर्दे के पास वो टैंक है, वाल्वर्दे के पास वो स्टेमिना है, वो कंसिस्टेंसी है कि वो यहाँ पर एक फिजिकल एट्रीब्यूट क्रूज के चारों अराउंड दे सकता है, जिससे क्रूज अपने टेक्निकल पावर का यूज करके ओपन करे गेम को, और वो करता भी है। पूरे गेम हमने देखा। जो दूसरी प्रॉब्लम थी कि भाई अगर मेंडी और आलाबा पूरे लेफ्ट हैंड स्पेस पे हमको हमेशा एक्सपोज और यहाँ पर हर्ट करने की कोशिश करे नेपोली ने, और नो वंडर दोनों गोल उधर से ही आए हैं। ठीक है, स्क्रैपी हो सकते हैं, थोड़े से लकी हो सकते हैं, बट दोनों गोल वहीं से आए हैं। ओसिमन के आने के बाद भी, ओसिमन से पहले जब सिमियोनी खेल रहा था तब भी वहीं से ही वो थ्रेट कर रहे थे, क्योंकि अब इसमें ये भी हो सकता है कि उस टाइम उस तरफ रॉड्रिगो भी था, क्रूज भी था, तो ज़्यादा हेल्प भी नहीं हुई इस तरीके से कि मेंडी और आलाबा की कौन हेल्प कर रहा है, कौन कवर कर रहा है। अब इधर आप देखो तो इधर आपके पास रूडिगर है, कारवाहाल है, वाल्वर्दे है, ब्राहिम दियाज है, और यहाँ पर आपके पास एक आधा अटैकर लाइक क्रूज वगैरह, पूरी टीम इधर शिफ्ट हो जाती है। उधर ये चीज़ कवर नहीं हो पाती। ठीक है, ये है कि कॉन्स्टेंटली बेलिंगम हर जगह कोशिश करता है, लेकिन अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने इतनी दे रखी है कि उससे फिर आप डिफेंस में क्या ही पूछोगे, जबकि आप देखो बेलिंगम फिर भी बहुत ज़्यादा डिफेंसिव ड्यूटीज अपनी करता है। पहला गोल हमने कंसीड करा, अगेन वहीं से हम एक्सपोज हुए, लेकिन स्टिल ओवरऑल मेरे को लगता है कि थोड़ी सी नेपोली फ्रंट फुट में थी शुरुआत के 10 मिनट में, लेकिन जो रिप्लाई दिया है रियल मैड्रिड ने रॉड्रिगो के थ्रू वो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट था। मतलब ये बताता है कि रॉड्रिगो स्क्रीमर मार रहा है ऐसे जैसे कोई टैप इन मार रहा हो। दैट्स बिकॉज कि वो जब कॉन्फिडेंस में होता है ना, वो जब आ जाता है कि अब तो तू तेरे को 1v1 में मैं टेक ऑन लूंगा, अब तो तेरे को 1v1 में ड्रिबल करके दिखाऊंगा मैं। वो इतना ज़्यादा थ्रेटनिंग रॉड्रिगो है ना, मतलब ही इज अमेजिंग किस तरीके से वो यहाँ पर वो पॉकेट में घुस के कटा के और फिर गोल स्कोर करता है। वो रन करता है, बॉल को प्रोग्रेस करता है, ड्रिबल करता है, पासेस निकाल सकता है, शूटिंग एबिलिटी सही है, एब्सोल्युटली एवरीथिंग जो कि किसी को भी चाहिए विनीसियस के अराउंड। उसमें बेलिंगम का मिक्स इतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड बनाता है रियल मैड्रिड को, इतना ज़्यादा डायनामिक फ्लूइड बनाता है कि आप क्या है एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके इमीडिएट बाद यहाँ पर हमको जूड बेलिंगम का गोल देखने को मिलता है। वैसे तो जूड बेलिंगम ने जिडान टर्न भी करा था, और जिडान बर्नाबो में ही था। जूड बेलिंगम का वो गोल, भाई रोनाल्डो का मेरे को गोल याद आ जाता है जब उसने आईएक्स के अगेंस्ट मारा था, ही वॉज अ यूवेंटस प्लेयर, ऐसे ही मारा था उसने एक डाइविंग हेडर टाइप में, बट ये गोल इतना ज़्यादा प्यारा था। एंड अगेन ये गोल इसलिए भी ज़्यादा मैं इसको वैल्यू करता हूँ बिकॉज देयर वाज नो जोसेलू। तो यहाँ पर एक हेडिंग एबिलिटी वाली प्रोफाइल की बात करें तो नेपोली को पता था किसको कवर करना है, जूड बेलिंगम को कवर करना है। स्टिल उसकी मूवमेंट इतनी ज़्यादा वर्ल्ड क्लास थी कि पता होने के बावजूद भी वो उसको कवर नहीं कर पाए। तो वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा मेरे को मतलब बढ़िया लगा। इसके साथ ही यहाँ पर मेरे को लगता है कि अगर जूड बेलिंगम के रिकॉर्ड्स की बात करें, ब्रेक करे जा रहा है भाई, ऑलरेडी यहाँ पर 16 गोल स्कोर कर चुका है। वाल्वर्दे की बात करें, वाल्वर्दे अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना आए गोल शीट पे ना आए असिस्ट में, लेकिन उस जो काम कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड की बात करें, गेम बहुत फ्लूइड है, बॉल बहुत सही तरीके से मूवमेंट हो रही है, बॉल सही बहुत पास कर रहा है। छोटे छोटे थोड़े से नेगेटिव्स हैं, लेकिन ओवरऑल भाई मैं इस टीम से और ज़्यादा आस्क नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द वे जो ये टीम इस समय इंजरीज पे चल रही है। और दैट्स वाई आई थिंक कार्लो एंसेलोटी इज़ द बेस्ट मैनेजर जो कि हमारे पास है, कोई कंप्लेन नहीं है। मोर ओवर जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको भी 100% यूटिलाइजेशन चल रहा है। जोसेलू आया 94 पे गोल स्कोर कर दिया, निको पास ने भी गोल स्कोर कर दिया, लेकिन जोसेलू ने आज फिर बहुत चांसेस मिस करें, अल्टीमेटली वेस्टफुल रहा है वो बहुत ज़्यादा। एंड आई कैन अंडरस्टैंड ही इज ट्राइंग, लेकिन बहुत भाई मतलब वो इतना ज़्यादा अंडर एक्सी चल रहा होगा ना अभी, मतलब कम से कम भी 2 या 3 गोल तो ऐसे थे। येस ही इज ट्राइंग विद द बाइसिकल किक, लेकिन बाइसिकल के अलावा भी 1-2 टैप इन थे जो कि उसको स्कोर कर देने चाहिए थे। बट
अल्टीमेटली उसको गोल मिल गया। तो वो मैं कह रहा हूँ वो हमारा निकोलस जैक्सन है, वो पक्का हमारा निकोलस जैक्सन है। बस ये है कि अभी इसकी हैट्रिक का हम वेट करें। ओवरऑल अगर हम यहाँ पर बात करें तो रियल मैड्रिड ने चैंपियंस लीग ग्रुप स्टेज को नंबर 1 की पोजीशन से सिक्योर किया। और अगर यूनाइटेड की बात करें, कोपेनहेगन बायर्न यहाँ पर ड्रॉ कर गई, इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड इस समय 4th पोजीशन पे। अब अगला यूनाइटेड का गेम बायर्न के अगेंस्ट है और यहाँ पर गैलाटासराय और कोपेनहेगन का है। अगर गैलाटासराय और कोपेनहेगन में से कोई भी अपना गेम जीत जाता है और वहाँ पर पॉइंट शेयर नहीं होते और मैनचेस्टर यूनाइटेड बायर्न को हरा देती, तभी ये पॉसिबल है कि यूनाइटेड क्वालिफाई करता है। यानी कि यूनाइटेड को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि गैलाटासराय और कोपेनहेगन का गेम ड्रॉ हो जाए और ये बायर्न को बीट कर दे। अनलेस ये नहीं होता, यूनाइटेड चैंपियंस लीग से बाहर है।